तो आजादी के बाद सुभाष चंद्र बोस को भुला दिया गया, उनके योगदान को भुला दिया गया, उसको मिटाने का प्रयास हुआ। ये कहा प्रधानमंत्री ने। अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अंडमान निकोबार में सबसे पहले तिरंगा लहरा दिया। 47 में आजादी मिली। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लेकिन आजाद सरकार के मतलब आजादी से पहले जो आजाद सरकार, निर्वासित सरकार का जो ऐलान किया गया था, आजाद हिंद सरकार, जिसका जिक्र किया। अजय आलोक, एक कमेंट आपका। शुभ रास्ता भी मेरे साथ है, सबका एक कमेंट। राजीव जेटली भी हैं और अभय दुबे भी हैं। अजय आलोक, सुना आपने प्रधानमंत्री को, सबसे बड़ी बात आपको क्या लगी और आज का क्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण? अजय आलोक। देखिए, मेरे लिए ही नहीं, आज का ये क्षण हर भारतीय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, ये आप लोग चैनल में कह रहे हैं नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ, नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ नहीं है। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ये नरेंद्र मोदी का कर्तव्य पथ नहीं है, ये इस एक एक देश के एक एक हिंदुस्तानियों का कर्तव्य पथ है, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जो भी, चाहे वो नेता हो, नौकरशाह हो, वो व्यापारी हो, वो कोई हो, जो इस कर्तव्य पथ से जाएगा, वो गुजरेगा, वो अपने कर्तव्यों का बोध करेगा और देश निर्माण में अपना सहयोग देगा, चाहे वो कैसा भी हो, क्योंकि ये नाम ऐसा है। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात बहुत होती थी, लेकिन आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कैसे बढ़ेगा और उसके साथ सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर कितना जरूरी है, ये आज मुझे लगता है कि जितने लोग टीवी देख रहे होंगे भारत के लोग, आज उनको सही में इसका मतलब समझ में आया होगा। क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आज तक सिर्फ हवाई में लोग उड़ा देते थे, लेकिन सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ सांस्कृतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी इंपॉर्टेंस और हमारे जीवन में इन महापुरुषों का महत्व कितना है, ये आज देश को समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे मित्र अभय दुबे और इनकी पार्टी को भी समझ में आएगा, और वो लोग भी जब कर्तव्य पथ पे चलेंगे तो अपने कर्तव्यों का बोध करेंगे जरूर। वो तो अब उस रास्ते पे अब जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं। बहरहाल मैं शुभ रास्ता एक कमेंट आपका ले रहा हूं, फिर राजीव जेटली। पहले राजीव जेटली आपका, फिर शुभ रास्ता, फिर आपका। राजीव जेटली, नाम बदलने से क्या मतलब? वही कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है, नाम बदलने से क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्ता है? ये दौर राज करने का नहीं है, ये दौर सेवा करने का। और देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कर्तव्य पथ, अब आप उत्तरदायी है, आप अकाउंटेबल है, आपको जनता की सेवा करनी है। कब तक आप राजा बन के रहेंगे? और हमने जो गुलामी के पथ के ऊपर अपनी लाइन खींच दी थी कि हम यही पथ पे चलने वाले हैं। जॉर्ज पंचम जिनको याद होना चाहिए कि हमारे बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने जॉर्ज पंचम के क्रॉस को अपनी जगहों से भी हटाया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बहुत सारे ऐसे देश। लेकिन हमारे देश के अंदर जॉर्ज पंचम के साथ जुड़ाव, हमारे देश के अंदर किंग्सवे के साथ जुड़ाव, हमारे देश के अंदर एक जनता और एक नेता, जनता और राजा, सॉरी नॉट नेता, जनता और राजा की प्रथा बना के रखना, ये तो अंग्रेजों की गुलामी थी, हमारी अंग्रेजों की परंपराएं थी। इसको क्यों खींच रहे थे? देश के प्रधानमंत्री ने यही कहा आज कि कर्तव्य पथ पे चलते हुए आपको उज्जवल भारत के निर्माण करना है। कर्तव्य पथ पर चलते हुए इस देश के नागरिक मतलब 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया था कि इस देश के राष्ट्रपति से लेकर अंतिम व्यक्ति तक देश का नागरिक है और उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसका दायित्व बनता है कि वो देश के लिए अपनी डिलीवरी दे, वो देश के लिए अपना योगदान दे। और जो देश के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं वो अपने आप को राजा नहीं कहला सकते, वो राजपथ पे नहीं, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए अपने आप को अग्रसर करेंगे। तो जिन लोगों ने विपक्ष ये सवाल पूछता है ना कि भाई कर्तव्य पथ पर चलने से महंगाई कम हो जाएगी, बेरोजगारी कम हो जाएगी, बहरहाल वो अलग विषय है, लेकिन कर्तव्य पथ, उन कर्तव्यों की बार बार याद दिलाई जाती है जो अभय दुबे याद दिला रहे थे। लेकिन एक कमेंट पहले शुभ रास्ता आपका, उसके बाद मैं अभय दुबे आपके पास आऊंगा। आपके लिए क्या महत्ता आज की शुभ रास्ता, क्या महत्ता आपके लिए कर्तव्य पथ की? जी अमन जी, 2-3 बातें हैं। एक तो कि जब से जो हमारा देश रहा वो बहुत लंबे समय तक एक औपनिवेशिक कॉलोनी की तरह रहा, और उसके बाद आज़ादी के 75 वर्ष बीतने के बाद एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जो कहीं ना कहीं कहा जाता है ना, भाषा जो है वो कल्चर का पर्याय होती है, भाषा कम्युनिकेशन का पर्याय होती है, भाषा में एस्थेटिक्स, हिस्ट्री सब सम्मिलित होती है। तो अगर
राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये वो उस औपनिवेशिक सोच से निकल करके हम जो एक सही मायने में आज़ादी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, जिस आज़ादी की डिमांड कई मंचों पे डफली के साथ भी मांगी गई, मुझे लगता है हम सही मायने में आज़ादी की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये उस सोच से आज़ादी है जिस सोच ने हमें आज तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इस तरीके से ऑनर करने से, इस तरीके से उनको प्रतिष्ठित करने से कहीं ना कहीं पीछे रखा। मैं मणिपुर का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान आईएनए का हेडक्वार्टर हुआ करता था मोइरांग। वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ही कर्नल शौकत अली ने झंडा फहराया, पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। जब मोदी जी ने नॉर्थ ईस्ट का कैंपेन वगैरह शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट में जब सरकारें बनने लगी तो सबसे पहले उनका जो एक थ्रस्ट था, एक फोकस था, वो था कि आईएनए जो मोइरांग में आईएनए म्यूजियम बनाया जाए और उसमें वो सारी जो जीर्ण शीर्ण अवस्थाओं में जो चीजें पड़ी हुई थी उनको अच्छे से एक स्मृति के तौर पे रखा जाए। जापान चूंकि इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 2 में और काफी सारे जापानीज ट्रूप्स भी इन्वॉल्व थे, तो वो इतने इमोशनल थे जापानीज जब ये निर्णय लिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो कहीं ना कहीं सबको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। आज तक हमने जब भी हिस्ट्री पढ़ी, जब भी हमने इतिहास की व्याख्या की, तो वो बड़ी एक रेखीय सी व्याख्या थी जो कि पाश्चात्य लेंस से ही हम देख रहे थे। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं जो कर्तव्य पथ और नेताजी के द्वारा कहने की कोशिश की है प्रधानमंत्री मोदी ने। सिर्फ ये कयास नहीं है, ये सही मायने में देखा जाए तो बहुत दूरदर्शिता का परिणाम है। अभय दुबे, क्या जो प्रधानमंत्री ने कहा आजादी के बाद बोस को भुला दिया गया, बोस का जो तरीका था आजादी का उससे कुछ गांधीवादी विचारधारा के लोग अग्री नहीं करते थे, वो सारी चीजें, वो इतिहास है, आप भी जानते हैं मेरे से बेहतर। तो क्या सवाल पर आ रहा हूं, क्या वाकई आजादी के बाद बोस को भुला दिया गया, उनके योगदान को हटा दिया गया, मिटा दिया गया? और आज 70 साल बाद हम नेताजी की प्रतिमा देख रहे हैं। जी अभय दुबे, आजादी के पहले और आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी के देश के कण कण में, रोम रोम में सुभाष चंद्र बोस बसे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा 3 दिन तक आप इतिहास सुभाष चंद्र बोस का वहां पर पढ़ाएंगे लोगों को, तो जरूर बताइएगा, उन्हें बताइएगा कि जब सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ आजाद हिंद फौज में युवाओं को भर्ती कर रहे थे, तब 23वें भागलपुर के अधिवेशन में वीर सावरकर जी कह रहे थे कि हिंदुस्तान के नौजवान बरतानिया की सेना में शामिल हो जाओ। जब उन्होंने रंगून के रेडियो से उद्घोष किया कि मैं महात्मा गांधी को कहा कि महात्मा जी मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, और अपनी ब्रिगेड का नाम नेहरू ब्रिगेड, महात्मा गांधी ब्रिगेड, सुभाष ब्रिगेड और आजाद ब्रिगेड रखा, तब वो बर्मा से उन्होंने अपनी लड़ाई प्रारंभ की। उन्हें अपेक्षित सफलता इसलिए नहीं मिली कि ये जो आज की विचारधारा है आजादी के पहले अंग्रेजों के साथ थी और हिंदुस्तान के नौजवानों को बरतानिया की हुकूमत में शामिल करने की बात करती थी। आजाद हिंद के फौज के सिपाहियों को पकड़ लिया गया और लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया, तब कांग्रेस पार्टी बाहर खड़ी होकर कह रही थी कि लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद को छोड़ दो। और कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और काटजू जी उनकी वकालत करेंगे और आजादी के सेनानियों को छुड़ा कर, तो ये सम्मान आप दे देते, आपने क्यों नहीं दिया? ये विचारधारा के लोग जो नेताजी विरोधी है, एक मिनट मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये विचारधारा के लोग जो नेताजी विरोधी हैं यही नेताजी को सम्मान दे रहे हैं, तो आप दे देते ना सम्मान, नहीं मौका मिलता इनको। 70 साल लग गए नेताजी की प्रतिमा यहां पर, प्रत्येक आप दे देते ना सम्मान। ऐसा आज कोई किसी भी आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने इस प्रकार का प्रतिशोध लेकर नेताजी का नाम नहीं लिया। आज प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, और अगर खुद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, समूचा देश उनकी शरण में, तो इसका स्वागत करना चाहिए। हम क्यों विरोध करेंगे? हम तो अभिभूत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये इतिहास जानना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जब उस समय सुभाष चंद्र बोस बरतानिया की हुकूमत से लोहा ले रहे थे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रस्ताव पास करके गवर्नर को, अंग्रेजी गवर्नर को दे रहे थे, फजलुल हक के साथ मिलकर की आजादी के
के इस आंदोलन को कैसे कुचला जाए। वो फजलुल हल जो पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ रहा था 16 दिसंबर 1938 को कांग्रेस के अध्यक्ष बने, कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तब उन्होंने हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग में आप सम्मान दे देते ना, फिर तो फिर आप बोलिए अखंड भारत के आप तो मानेंगे भी नहीं, अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी आप मानते हैं? बोलिए आप, जो प्रधानमंत्री ने कहा आप मानते हैं? अखंड भारत के पहले प्रधान, आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस जी के कृतित्व को, उनके चरित्र को, उनके व्यक्तित्व को छोटा मत करिए। अरे आप बोलिए ना, आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री, अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी, आप बोलिए ना। इससे नेहरू जी का कद छोटा थोड़ी ना होता है, उनसे बड़ा। अब अमन चोपड़ा जी क्यों नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सारे प्रधानमंत्रियों से बड़ा बता रहा हूं उनको। क्या बात करते हैं, कितनी छोटी मानसिकता है। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसे अखंड भारत के पहले प्रधान नेताजी बोलिए आप, उनके उस बोल दीजिए आजाद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी बोल दीजिए। अरे हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा सुभाष चंद्र बोस, हिंदुस्तान के पहले से लेकर आज तक, पहले से आज तक के प्रधानमंत्री। लेकिन जिस विचारधारा ने धोखा दिया प्रधानमंत्री जी उनको, उन्होंने 16 दिसंबर 1938 को प्रस्ताव पारित किया कांग्रेस का कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग पर सदस्यता पर प्रतिबंध लगाया। भाई आप रिपीट कर रहे हैं, आपने बोल दिया। बोलिए आप राजीव जेटली, जो जिस विचारधारा के लोगों ने साजिश करी, आज वो सम्मान की बात कर रहे हैं। एक कमेंट आपका जल्दी, तीनों का एक कमेंट लेना मेरे को। राजीव भाई जल्दी 30 सेकंड। 1939 में सुभाष चंद्र बोस साहब को अपनी पार्टी से किसने निकाला था? कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी से निकालने के बाद जो उनके साथ किया वो देश भूला नहीं है। और दूसरी बात, जो गलत इंफॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस साहब ने जब कांग्रेस से निकाले गए तो पहला अरेंजमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के साथ। निकाले नहीं गए भाई, उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या बात करते हैं? संगठन ना कोई निकाले नहीं गए, सुभाष चंद्र बोस निकाले गए। कहाँ का इतिहास पढ़ाते हो? अजय आलोक को शुभ रास्ता, सबको ऑडियो बंद एक एक करके। अजय आलोक, आप माफी मांगिए। अजय आलोक को शुभ रास्ता 30 सेकंड, सबको ऑडियो बंद एक एक करके बोलना है। बोलिए अजय आलोक जल्दी से। अजय आलोक फिर शुभ रास्ता 30 सेकंड। अजय आलोक। मैं आज कोई हमला नहीं करूंगा, मैं आज कोई इतिहास नहीं पढ़ूंगा, ना ही किसी को बताने की जरूरत है। ठीक, आज सबका चरित्र खुल के सामने आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देश को, देश भी बहुत मजे ले रहा है। चुपराज साहब जी, अमन जी, मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रतिस्पर्धात्मक लड़ाई होनी चाहिए। नेहरू बनाम बोस की तो लड़ाई है नहीं। बात यहां पर सिंपल सी इतनी है कि जिन नेताओं को, जिन शूरवीरों को सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। क्या कारण थे, नहीं कारण थे, इस पे इतिहासकार व्याख्या करते रहेंगे, लोग नई किताबें लिखते रहेंगे, लोग नए तरीके से हिस्ट्री को देखते रहेंगे। लेकिन तोड़ मरोड़ कर हिस्ट्री को प्रेजेंट करना कि श्याम प्रसाद मुखर्जी। शुक्रिया।